वंदे मातरम साथियों। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बातचीत की थी महात्मा गांधी जी के बारे में, मैंने आपको महात्मा गांधी जी का जो पहला पार्ट है वो क्लियर किया था, क्योंकि जो वीडियो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट का इसलिए बना रही हूँ ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आए आपको भी और मुझे भी। तो मैंने आपको बता दिया था किस किस के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, पंडिता रामाबाई डोंगरे जी के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। अब मैं आपको बता रही थी महात्मा गांधी जी के बारे में। हितेश राव, गुड आफ्टरनून आपको। तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने कल बताया, उसको मैं जल्दी से रिपीट करती हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। वो पढ़ने के लिए पहले इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने 1888 में पढ़ाई की, वकालत की। 1891 में वहां से लौट कर आए। उसके बाद वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां से वो 1915 को पूरी तरह लौट कर आ गए। कहाँ पर? भारत। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। जब वो भारत आए, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां पर उन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय आश्रम, फिनिक्स आश्रम। हमें याद रखना है फिनिक्स आश्रम डरबन में है और जो टॉलस्टॉय आश्रम है वो जोहान्सबर्ग में है। और हमें याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या फेस किया। उन्होंने फेस किया, गांधी जी जो ब्रिटिश सरकार की अत्याचार की जो नीति थी उनको फेस किया, रंगभेद की नीति थी उसको वहां पर उन्होंने फेस करना पड़ा। उनके मन में कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उनके लिए एक ग्लानि आ गई थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर भारत में आकर क्या किया। 1915 में जैसे ही वो आए तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। साबरमती आश्रम के बाद उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन में नेतृत्व किया। चंपारण आंदोलन क्यों था, मैंने आपको कल बताया था। नील की खेती के लिए बाध्य किया गया था, उस पर फिर लगान लगा दी गई थी और इस कारण उसके परिणाम स्वरूप हमें 25% जो है 25% की वापसी मिली थी। किसने दी थी? यूरोपियन निलय द्वारा, गांधी जी के प्रयासों से। उसके बाद बात की थी हमने 1918 की। 1918 में 2 आंदोलन होते हैं, मैंने आपको बताया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसके अंतर्गत ये ऐसा पहला आंदोलन होता है जिसमें जो गांधी जी है वो भूख हड़ताल करते हैं। ऐसा पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और हमने बात, इसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है। इसके परिणाम में हम देखते हैं कि हमें 35% जो है ना, एक होता है हमें जो प्लेग बीमारी आती है उसमें 20% का बोनस किसानों को दिया जाता है। तो ना तो 20 ना 70, 35% बोनस जो है वो किसानों को मिलेगा। उसी प्रकार खेड़ा आंदोलन में क्या होता है, खेड़ा आंदोलन के अंतर्गत उसी व्यक्ति को कर देना होगा। उसका परिणाम क्या निकलता है कि उसी व्यक्ति को कर देना होगा जो देने में सक्षम है। इस तरीके से हमने 1918 तक की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 1919 से लेकर, और जहां तक हम बात कर सकते हैं 35 से 36 मिनट में। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ वो बता सकूं और आप लोग जो सुनना चाहते हो मैं आपको सुना सकूं। तो हम बात कर रहे थे अब 1919 की। 1919 में क्या आया था? 1919 में भी जरूर कुछ ऐसा आया होगा जिसका विरोध जो है महात्मा गांधी जी को करना पड़ा होगा। तो 1919 में आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट वो था, सर सिडनी एक्ट की अध्यक्षता में जो एक्ट था वो ये था कि कोई भी क्रांतिकारी यदि क्रांति करता है तो उसको पैरवी की आजादी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल सकता और उसको डायरेक्ट जो है उसको सजा सुना दी जाएगी। किसकी सजा? ही नहीं, उसको जेल में रखा जाएगा। उसको पैरवी करने की हकदार वो नहीं होगा। ऐसा कैसा? मान लो मैंने आज एक आंदोलन किया, उस आंदोलन को मैंने क्यों किया, क्यों नहीं किया, मैंने कैसे किया, इस सब की जानकारी तो पुलिस प्रशासन को लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने हमें इस चीज के लिए बाध्य किया कि यदि कोई भी आंदोलन करता है तो बिना पैरवी के उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, बिना पैरवी के उसको सजा होगी। ऐसा कैसा एक्ट है? आज हमें सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त में जो सर सिडनी रॉलेट थे उन्होंने इस एक्ट को बिल्कुल पारित किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी को जब इसके बारे में पता लगा तो महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई है? तो वो है रॉलेट एक्ट। किसने संज्ञा दी है? महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये रॉलेट एक्ट आया तो गांधी जी ने क्या किया पूरे विश्व में, क्योंकि ऐसा कानून अगर बन जाएगा तो जो हम चाह रहे हैं, जो हम पूर्ण स्वराज की संकल्पना कर रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आंदोलन तो करना पड़ेगा यदि हम स्वराज चाहते हैं।
तो इसके लिए गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया। जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन करने का आह्वान किया, तय हुआ कि 6 अप्रैल से आंदोलन करना प्रारंभ होगा। उसी ड्यूरेशन में जब आंदोलन चल रहे थे, जैसे एक आज अलवर में हो गया, कल दूसरी जगह हो गया, परसों दूसरी जगह हो गया, उसी दौरान 9 अप्रैल को आंदोलन किया जाता है पंजाब में, जिसके 2 प्रमुख नेता होते हैं। एक का नाम है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सत्य को कुचला गया, इट्स मीन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है 9 अप्रैल को उस रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे और उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पंजाब के जो बाकी लोग होते हैं, 10 अप्रैल को उनके द्वारा रैली निकाली जाती है और रैली में गोलाबारी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। इतना तक ही नहीं, फिर क्या होता है, ठीक है, गांधी जी ने बोला कि पहले तो आपने हमारे 2 नेताओं को गिरफ्तार किया, उसके बाद हमने जो रैली निकाली उसके विरोध में भी, उसमें आपने हमारे जो वो लोग थे उनको भी आपने उन पर भी आपने गोलीबारी की। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक बैठक उस टाइम एक बैठक होती है अमृतसर में। कहाँ होती है? अमृतसर में, जलियांवाला बाग। आप सबने सुना होगा उसको जलियांवाला बाग क्यों कहा जाता है? वो एक गार्डन होता है, वहां पर जालियां लगी होती है, इसलिए उसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। वहां पे जो अंदर जाने का रास्ता होता है वो बहुत ही संकड़ा होता है, उसमें से नैरो टाइप होता है वो बहुत ज्यादा, उसमें से एक व्यक्ति ही एक बार में आसानी से निकल सकता है। तो इस तरीके की जगह पर जो है जलियांवाला बाग में बैठक रखी गई थी, इस बात में बात करने के लिए कि गोलीबारी के आदेश क्यों दिए गए, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। लेकिन उस बैठक में अचानक से जनरल डायर द्वारा गोलीबारी के आदेश दे दिए गए, जिसमें अनेक भारतीयों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान इसी को बोलते हैं 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को। ये हर भारतीय के लिए वास्तव में बहुत ही विडंबना वाला दिन था कि इस तरह एक नॉर्मल सी बैठक में इतने सारे भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मुकेश कुमार मीणा जी, आपको भी थैंक यू सो मच। चौधरी किशन सुमेल जी, गुड आफ्टरनून। हम बात कर रहे थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, केशव भैया थैंक यू। हम बात कर रहे थे जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन जब ये हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, ऐसे अनेक नेता थे जिनको बहुत नाराजगी हुई, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, जब मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर बताया था तो उसमें आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सेडिशन समिति का संबंध किससे है, मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस तरीके से अगर बीच में किसी और टॉपिक के बारे में मैं इस समिति के बारे में आपको बताऊंगी। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी बताती हूँ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप प्लीज करें। उसके बाद हुआ 13 अप्रैल 1919 के बाद हम लोग बात कर रहे थे क्या उपाधियां जो थी, उपाधियां त्याग दी। किस किसने त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया। मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अधिक से अधिक भारतीयों ने भाग लिया था। किसके कहने पे लिया था? महात्मा गांधी जी के कहने पे लिया था। महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि भी दी गई थी। सार्जेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनके एक आह्वान पर पूरा देश इकट्ठा हो जाए या फिर पूरे भारतीय इकट्ठे हो गए थे, वो थे महात्मा गांधी, इसलिए उनको सार्जेंट और केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन 1919 को जब ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस दौरान नाराजगी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। साथ ही साथ शंकर नायर जी जो थे, उन्होंने वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें सदस्य थे, उस कार्यकारिणी के सदस्य से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा यह है अंग्रेजों की हिमालय से भी बड़ी गलती है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? यह अंग्रेजों की हिमालय से बड़ी गलती है, इसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति को युगों युगों तक याद रखते हैं, उसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जलियांवाला बाग मैं वहां पर होकर आ चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि वहां का रास्ता ऐसे है। जी धर्मेंद्र शर्मा जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और आप भी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई, अब ये सब हो गया, क्या भारतीय ये सब सहने वाले थे? बिल्कुल नहीं। हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, उस दौरान के जो नेता थे
वो ये बिल्कुल सहने वाले नहीं थे। इसमें कुछ गरम दल भी था, कुछ नरम दल भी था। तो अब हम बात करते हैं हंटर कमेटी का गठन। उसके बाद क्या होता है, हंटर कमेटी का गठन होता है जिसके अंतर्गत 8 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। जिसके 8 सदस्य जो है, जिसमें से 5 तो अंग्रेज होते हैं और 3 भारतीय होते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। हमारे ऊपर ही गोलाबारी की, और जब कमेटी बनाई तो उसमें हमारे ही सदस्य कम रखे गए। आपको ऐसे याद रखना है, हमारे ऊपर ही गोलीबारी की गई, गोलीबारी की गई भारतीयों के ऊपर ही, और उसमें भी भारतीयों की संख्या कम की गई। ऐसा कैसा ही है, ऐसी कैसी कमेटी है। तो ठीक है भाई, हंटर कमेटी की स्थापना हुई। 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। अच्छा, 5 अंग्रेज के नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो एक तो हो गया हंटर, दूसरा हो गया राइस, तीसरा हो गया रस्किन, चौथा हो गया स्मिथ और तीसरा हो गया ब्रूरे। अच्छा, अब भारतीय में कौन कौन थे, सुलमत अहमद, चिम्मनलाल और जगत नारायण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आंदोलन हुआ था उसमें कौन कौन साथ था, आपको ट्रिक भी बताई थी। इसी तरीके से हमें याद रखना है। और दूसरा मैं आपसे बात करूं, इस रिपोर्ट से क्या हुआ। हंटर कमेटी का गठन हो गया। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, हंटर कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो जनरल डायर थे, जिन्होंने गोलीबारी के अध्यादेश दिए थे, उनको अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ना कोई सजा ना कुछ, केवल बर्खास्त किया गया। और लेकिन पता लगा कि ब्रिटेन में उनको शेर की उपाधि दी गई और साथ ही साथ उनको 2600 पाउंड जो है रुपए भी दिए गए अपने जीवन निर्वाह के लिए। एक तरफ हम लोगों को दिखा रहे थे कि हमने इनको बर्खास्त कर दिया, दूसरी तरफ उनको शेर की उपाधियां दी जा रही थी। ऐसा कैसा न्याय। तो कांग्रेस के मन में भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो गया था। तो कांग्रेस ने उसी टाइम तहकीकात कमेटी की स्थापना करी। तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किसने करी थी, मदन मोहन मालवीय जी ने तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता करी थी। उस टाइम में सदस्य कौन कौन थे, हमें याद रखना है, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी और जैकर उस कमेटी के सदस्य थे। तो हम बात कर, उसके बाद ये कमेटी का गठन हो गया। उसके बाद जब पंजाब में अब क्या था, जब तक कमेटी का गठन होता, जब तक हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, इससे भी जो पंजाबी लोग थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। धर्मेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छा है, आप ठीक रहो जी। बिल्कुल, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की फांसी रुकवा सकते थे। बिल्कुल मैं मानती हूँ इस चीज को कि वो रुकवा सकते थे। अब उनकी पता नहीं क्या विचारधारा रही होगी, हम इस बारे में मैं आपसे कोई डिस्कस नहीं करूंगी कि क्या विचारधारा उनकी उस टाइम पर रही होगी या उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ना तो अब गांधी जी है, ना मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बिल्कुल यही है कि उन्होंने उसमें जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत जो फांसी मिलने वाली थी उस विषय पे कोई भी बातचीत नहीं की थी। इस विषय पर हम आने वाले हैं, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए प्लीज। हाँ, हम बात कर रहे थे, मेरा डाइवर्ट हो जाता है माइंड उस वजह से। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कांग्रेस तहकीकात कमेटी की स्थापना हो जाती है। इसके सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी, जैकर जी, ये सब होते हैं। मोहनलाल जी द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पंजाब जो है, पंजाब का माहौल जो होता है बहुत गर्मा गर्म वाला हो जाता है। और वहां का एक व्यक्ति होता है चिम्मन लाल, वो क्या करता है, डंडा फौज को तैयार करता है। डंडा फौज क्या कहती है, डंडा फौज कहती है अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंको, अंग्रेजों को बाहर निकाल कर फेंक दो, वे हमारे भारतीयों पर एक कलंक है, वे हम पर हक जमा कर बैठे हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है हमारे इस तरीके से हमारे ऊपर गोलीबारी करने का। तो इस तरीके से पंजाब में जो है एक क्रांतिकारी टाइप में बहुत कुछ शुरू हो चुका था। लेकिन उसी समय 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। हमें ध्यान रखना है, मैंने जब आपको बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि उनकी मृत्यु के दिन से ही असहयोग आंदोलन का विचार महात्मा गांधी जी के मन में उभर कर आता है। तो महात्मा गांधी जी के जो मन में विचार आता है कि असहयोग आंदोलन करना चाहिए, विचार कब से आया, असहयोग आंदोलन का 1 अगस्त 1920। अब हम देखेंगे, एक तरफ तो ये जलियांवाला बाग सारा कांड हो गया, उसके बाद एक तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ हम बात करें मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग, मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल तीनों एक हो जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं, 1916 लखनऊ समझौते के अंतर्गत ये तीनों मिल जाते हैं, जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जब बताया था मैंने आपको, तब उसमें बताया था। हम बात कर रहे हैं अब
एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन किया जा रहा है मुस्लिम सदस्यों द्वारा। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में फिर से थोड़ा बता देती हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विभाजन कर दिया था। तुर्की का विभाजन करके जो एक राजा का पद होता है जिसको हम कहते हैं खलीफा पद को समाप्त कर दिया था किसने? ब्रिटिश सरकार ने। और उसके जो ये सैबरे की संधि हुई थी, सैबरे की संधि में दो बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके अनेक प्रयासों के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो गांधी जी ने कहा एक तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा है, मुस्लिम लीग जो कर रहा है, और एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि समस्त भारतीय यानी कि गरम दल धर्म दल सब इसके विरोध में कर रहे हैं, तो क्यों ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला लिया जाए। ये हमारे भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है जब हम सभी मिलकर, कब बोला था आप सबको याद होना चाहिए, 1919 में, क्योंकि एक तरफ खिलाफत आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था। मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब बताया था तो बताया था कि शौकत अली एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को कंधा दिया था, और उसमें उस टाइम पे अब्दुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक जी के उसमें गए थे महात्मा गांधी के समझाने पर। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी कहते हैं यह एक स्वर्णिम अवसर है कि हमें हिंदू मुसलमान को एक कर देना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। भाई ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया तो मुस्लिम भी मान जाते हैं कि ठीक है हम साथ मिलके लड़ेंगे। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं हुआ क्या। अब जब असहयोग आंदोलन की प्लानिंग चल रही थी, गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि हमको इनको साथ रखना है। उसके बाद अधिवेशन आना था दिसंबर में, लेकिन हम इतना टाइम का वेट नहीं कर सकते थे, अगस्त का टाइम था, हम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक विशेष अधिवेशन आया। विशेष अधिवेशन कब आया हमें ध्यान रखना है, सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने बोला कि लाला लाजपत राय जी को भी अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो लाला लाजपत राय जी ने भी उसकी अध्यक्षता करी, और उसके अंतर्गत किस किस बात पर चर्चा हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं उसका प्रस्ताव रखा गया, उस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसका रखा गया, रोलेट एक्ट के विरोध में क्या करना चाहिए उस बारे में विचार रखा गया, जिसका चितरंजन दास ने विरोध किया। क्या किसने विरोध किया? चितरंजन दास ने विरोध किया। चितरंजन दास के बारे में मैंने आपको बताया था, चितरंजन दास वही है जो कांग्रेस तहकीकात समिति में सदस्य थे। मोहनलाल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें वो सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर आकर जब अधिवेशन होता है तो वो इस चीज का असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं चितरंजन दास जी। उसके बाद हम बात करते हैं चितरंजन दास जी द्वारा विरोध किया गया, यहाँ प्रस्ताव पारित हो गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आ गया सितंबर में। अब ये पारित कब हुआ? पारित होता है दिसंबर में, जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, दिसंबर का अधिवेशन होता है नागपुर में, जो कि किसकी अध्यक्षता में होता है? वीर राघवाचार्य की अध्यक्षता में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। उस अधिवेशन में, नागपुर में जो अधिवेशन होता है, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। अब इस मंजूरी का विरोध कौन कौन करता है? मंजूरी का विरोध मोहम्मद जिन्ना, एनी बिसेंट, विपिन चंद्रपाल, शंकर नारायण, ये सब जो है इस असहयोग आंदोलन का विरोध करते हैं, और विरोध के साथ साथ ये कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। ध्यान रखना, विरोध चितरंजन दास जी ने भी किया था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया था। साथ ही साथ हम बात करें उनकी एनी बिसेंट की, और हम बात करें मोहम्मद जिन्ना की, हम बात करें शंकर नारायण की, हम बात करें विपिन चंद्रपाल की, जो कि गरम दल के सदस्य थे। मैंने आपको बताया था लाल बालपाल के बारे में कि गरम दल के सदस्य थे, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जब भाई खिलाफत आंदोलन का भी कोई रिजल्ट नहीं आया, खिलाफत आंदोलन में भी क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन में भी खलीफा का पद वापस नहीं मिला, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल पाया, और हमने रोलेट एक्ट का विरोध किया तो बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो ऐसे में असहयोग आंदोलन का निश्चय लेना वास्तव में ही एक काबिल तारीफ है। जो भी डिसीजन हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अब था क्या? असहयोग आंदोलन के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान रखना था? गांधी जी ने बोला हमें इनकी सभी इमारतों को धाराशायी कर देना चाहिए। क्या बोला? हमें इनकी जितनी भी इमारतें हैं उनको धाराशायी कर देनी चाहिए। क्या नहीं आ रही अंकित जी, क्या नहीं आ रही? देश आजाद करना है तो हमें इनका सहयोग बंद कर देना
चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें विदेशी सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यदि हम अब विदेशी सामान खरीदना बंद कर देते हैं तो हम क्या खरीदेंगे? आज हम विदेश का कपड़ा पहन रहे हैं और अगर वो नहीं होंगे तो हम क्या पहनेंगे? तो गांधी जी ने बोला कि हमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हमें हस्तशिल्प उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपने द्वारा ही निर्माण किए हुए कपड़े को पहनना चाहिए। उन्होंने कहा बच्चों को स्कूल नहीं जाना, शिक्षकों को पढ़ाने नहीं जाना। अच्छा, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो अगर शिक्षक पढ़ाने नहीं जाएंगे तो शिक्षा कैसे मिलेगी? और उसका होना तो बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने इसीलिए अलीगढ़ में काशी विद्यापीठ की स्थापना, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना और जामिया इस्लामिया विद्यापीठ की स्थापना करी, जो कि आज दिल्ली में है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस दौरान हुआ, जब असहयोग आंदोलन हुआ, उसकी तैयारियां हुई 1920 में, तो ये सब तय किया गया। उसके बाद एक और चीज तय की गई, मद्रास के अलावा सभी प्रांतों में जो चुनाव थे उन चुनावों का बहिष्कार किया गया। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी। इस तरीके की कई चीजें जो है महात्मा गांधी ने कहा कि 1 अगस्त 1920 से हमने जो है ये आंदोलन प्रारंभ किया है, असहयोग आंदोलन, और इसकी समाप्ति को हम 1 साल तक हम इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम 1 साल तक इन सब चीजों का विरोध करें और हमें निश्चित है कि हमें 1 साल बाद जरूर इस स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 1 साल बाद भी हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। ये सब चलता रहा। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, चुनावों का बहिष्कार किया गया, लेकिन फिर भी कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आ पाया। तो परिणाम सामने नहीं आए तो क्या हुआ, वहां पे बहुत जो क्रांतिकारी दल था वो वास्तव में बहुत क्रांतिकारी हो चुका था। वो चाहते थे कि हम ऐसा कुछ करें। तो उन्होंने क्या किया, एक अवध नाम की जगह थी जिसमें बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में वहां पर लूटपाट, डकैती, चोरी ये सब किया गया। और फिर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड में क्या होता है? चोरा चोरी कांड आपको पता होना चाहिए कि चोरा चोरी आंदोलन चल रहा होता है। चोरा चोरी नामक जगह पर आंदोलन चल रहा होता है, रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है। पुलिस चौकी को जैसे ही पता पड़ता है कि भारतीय जो है ऐसे ऐसे विरोध करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कईयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर लाठी चलाई जाती है। इसके विरोध में जो भारतीय होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको 1 साल हो चुका होता है, आज हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसकी हद से ज्यादा लिमिट हो जाए, हमको किसी चीज की प्राप्ति नहीं है, तो हमारा स्वाभाविक है कि हमें गुस्सा आ ही जाएगा। तो उन क्रांतिकारी दल ने क्या किया, वहां पर आग लगा दी। जय हिंद जय भारत, वहां पर उन्होंने आग लगा दी कि अब जो होगा देखा जाएगा। महात्मा गांधी के विचारों को उन्होंने रखा साइड में कि हम अब अपने हिसाब से लड़ेंगे। उन्होंने लगा दी वहां पर आग। जब आग लगा दी गई और ये बात जब महात्मा गांधी जी को पता पड़ी, कब पता पड़ी? 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी को ये बात पता पड़ी। तो महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? वो थे बारदोली में थे, कांग्रेस की एक बैठक में। वहां पर उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का आह्वान किया। गांधी जी ने कहा यदि आप सभी को हिंसा करनी है तो आपको मेरी अर्थी पर से होकर जाना होगा। यानी कि गांधी जी ने स्टार्ट कब किया था, हमें पता होना चाहिए। शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को और एंड कब किया था? 12 फरवरी 1922 को। 2 साल असहयोग आंदोलन हम मान सकते हैं कि इसके समथिंग चला। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आंदोलन हुआ। आंदोलन में मैंने आपको बता दिया कि इस्तीफा किस किसने दिया, कांग्रेस से इस्तीफा किस किसने दिया। चित्तरंजन दास जी का नाम उसके अंतर्गत नहीं है। हम बात करते हैं अब किस चीज की। अब हुआ क्या भाई, इन्होंने मना कर दिया कि असहयोग आंदोलन नहीं करना। उसके बाद ये हुआ कि एक जज आए, जज का नाम था बूमफील्ड ने जो है जज ने उन्होंने गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी। एक तो आंदोलन से भी गए, दूसरा अब जेल आ गई। बूमफील्ड ने भाई जेल की फांसी की नहीं, उन्होंने जेल की सजा सुना दी कि 6 साल तक इनको जेल रहना पड़ेगा। लेकिन उनकी स्वस्थ नहीं होने के कारण, गांधी जी के स्वस्थ नहीं होने के कारण उनको 2 साल में रिहा कर दिया गया। अब वो थोड़े टाइम शांत रहे, लेकिन 1924 में उनको अध्यक्षता करनी थी बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस में, उसमें वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी से प्रार्थना करते हैं, गांधी जी से अपील करते हैं कि आप जरूर कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि इस दौरान मैंने आपको बताया कि 2 साल वो जेल में रहते हैं। इस दौरान होता क्या है, मोतीलाल नेहरू जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, उस रिपोर्ट को बर्खास्त कर दिया जाता है, साइमन कमीशन आ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही साथ हमारे कितने ऐसे नेता होते हैं जिनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ऐलान हो जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने का। अब क्या
बचा पाएंगे गांधी जी उनको? तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे धर्मेंद्र जी ने पहले ही बता दिया है, तो फिर भी कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे, उन्होंने लेकिन एक शर्त रखी, पहले मैं बता रही थी, उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट को बर्खास्त कर दिया, साइमन कमीशन आ गया, स्थिति ऐसी हो गई है कि अब गांधी जी के होने की नितांत आवश्यक है। जब भारत के लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है तो वो उससे भाग नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ठीक है कहा, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने कहा कि जैसा असहयोग आंदोलन में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि कोई भी हिंसात्मक कार्य किसी के भी द्वारा किया जाता है तो मैं वहीं उस आंदोलन को रोक दूंगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो बताइए। तो ठीक है भाई, एग्री हो जाते हैं कि हम मंजूर है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था गांधी जी के अलावा। गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को एक कर सकते थे। लेकिन हमें ध्यान रखना है 1929 से 1930 ये जो टाइम होता है, इस टाइम को महामंदी भी पड़ जाती है, महामंदी का दौर भी इस टाइम को कहा जाता है। लाहौर का अधिवेशन जो था एक ये जो तय हुआ, ये लाहौर के अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। उसके बाद हम बात करें 30 जनवरी 1930। 30 जनवरी 1930 को उन्होंने, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले, लेकिन उससे पहले गांधी जी को लगा कि एक बार हमें बात कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यूथ इंडिया के से पत्र लिखकर उन्होंने जो तत्कालीन वायसराय थे इरविन जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र का 2 जनवरी तक कोई जवाब नहीं आया। हमें ध्यान रखना है पत्र कब लिखा था, उन्होंने लिखा था 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1930 को मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। और उन्होंने पत्र कब लिखा था, 30 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय इरविन को पत्र लिखा था। लेकिन 2 मार्च तक उस पत्र का कोई भी जवाब नहीं आया। तो उस पत्र का जवाब नहीं आया तो गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे जो है, जो इरविन था तत्कालीन वायसराय, उसके सामने रखा। वो 11 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी? 11 सूत्रीय मांगे थी, लगान जो है वो 50% कम कर दी जावे, सैनिक खर्च को आधा कर दिया जावे, सरकारी अवसर में वेतन में कमी कर दी जावे, विदेशी सामानों के आयात में कमी कर दी जावे, और साथ ही साथ भारतीय जो तट है उन पर केवल भारतीय जहाज ही हो, गुप्तचर को समाप्त कर दिया जावे, नशीले पदार्थ, लाल सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुप्तचर को समाप्त कर दिया जावे, नशीले पदार्थ पर निषेध लगा दिया जावे, नमक कर को हटा दिया जाए, बंदियों को रिहा कर दिया जाए, आत्मरक्षा को प्रावधान किया जाए, और 1 शिलिंग से घटाकर 4 पैसे कर दिया जाए। जैसे रुपए और पैसा होता है वैसे 1 शिलिंग को घटाकर 4 पैसे कर दिया जाए। तो उन्होंने 2 मार्च को लेटर लिखा, पहले 30 जनवरी को यंग इंडिया में लिखा, उसके बाद उन्होंने 2 मार्च को लिखा। लेकिन इरविन द्वारा, तत्कालीन वायसराय इरविन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब गांधी जी को नहीं दिया गया। क्या गांधी जी की ताकत का उनको अंदाजा नहीं था? तो गांधी जी उनको एक बात कहते हैं कि मैंने आपसे रोटी मांगी थी, आपने मुझे पत्थर दिया। क्या बोला? मैंने आपसे रोटी मांगी थी, आपने मुझे पत्थर दिया। किसको बोला? तत्कालीन वायसराय इरविन को। और वही वाली बात हो जाती है कि अच्छा ठीक है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकला तो अब अंगुली टेढ़ी करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930, हमें ध्यान रखना है 12 मार्च 1930 को उन्होंने जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। किसका प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसका मेन मोटिव क्या था? नमक की खेती हो रही थी वो भारतीयों को नहीं करने दी जा रही थी, मेन मोटिव ये था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं स्वरूप जो था वो असहयोग आंदोलन जैसा ही था कि हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, शिक्षकों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके के विदेशों के जो स्कूल है उसमें नहीं पढ़ना, भारतीय स्कूल में पढ़ना है। मैंने आपको बताया जो गुजराती विद्यापीठ की स्थापना करी उसमें पढ़ना है, और जो जामिया इस्लामिया विद्यापीठ की स्थापना करी उसमें पढ़ना है, काशी विद्यापीठ की स्थापना करी उसमें पढ़ना है, लेकिन विदेशी जो स्कूल है उसमें नहीं पढ़ना। स्वरूप थोड़ा थोड़ा सेम था। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो 12 तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर लेते हैं, तो वो कहाँ से शुरू करते हैं? हमें ध्यान रखना है, शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से।
साबरमती आश्रम से वो दांडी तक आते हैं दांडी मार्च निकालकर। दांडी कहाँ पड़ता है? दांडी पड़ता है नौसारी जिले में। उनके साथ 78 स्वयंसेवक होते हैं और उनकी जो यात्रा होती है कितने की होती है? 385 किलोमीटर और 241 मील तक की यात्रा उनके द्वारा की जाती है। वो 12 मार्च को तो निकलते हैं कहाँ से? साबरमती आश्रम से। लेकिन दांडी, दांडी जगह का नाम है, दांडी कब पहुंचते हैं? वो पहुंचते 6 अप्रैल 1922 को दांडी पहुंचते हैं। और नमक की जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको हटाने की मांग करते हैं। गांव गांव में उन्होंने कहा कि गांव गांव में नमक बनाया जाए। अब नमक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो पानी आता है समुद्र से उसको इकट्ठा कर लिया जाए। इकट्ठा करने पर वो नमक की प्राप्ति हो जाती है। जब इतनी हमारे जो बहुत जरूरी चीज है, नमक हर चीज पर डलती है, यदि आप उस पर ही कर बढ़ा लोगे तो बेचारा जो भारतीय है, जो गरीब है, वो क्या खाएगा? तो ऐसे विचार महात्मा गांधी जी के थे। उनके विरोध में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सभी नेताओं के साथ मिलकर गरम दल, नरम दल सब साथ थे। ध्यान रखना मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं था अभी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के बाद जो है अपना साथ छोड़ दिया था। मुस्लिम लीग ने अपना साथ कब छोड़ दिया था? 1924 में उन्होंने। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। इसी दौरान उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन किया। इसी दौरान उन्होंने जिया तरंग आंदोलन किया। और इसी दौरान जब ये होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तो हमें 90,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें एक सहयोगी होता है अंग्रेजी पत्रकार वेब मिलर। कौन सहयोगी होता है? वेब मिलर एक सहयोगी होता है। फिर इसी तरह धरसना कांड भी होता है। कौन सा कांड होता है? धरसना कांड होता है। धरसना कांड एक ऐसा कांड है जिसके अंदर गांधी जी की तीनों पीढ़ियां काम करती है। क्या बता रही हूँ मैं आपको? गांधी जी की तीनों पीढ़ियां। गांधी जी की तीनों पीढ़ियां यानी कि गांधी जी खुद, उनके बेटे मनीलाल जी और उनके बेटे कांतिलाल जी। ध्यान रखना है हमें। तीनों पीढ़ियां कौन से कांड में होती है? धरसना कांड में। धरसना नाम का जगह है। धरसना कांड में गांधी जी की तीनों पीढ़ियां जो है इसको करती है। तो नमक कानून तोड़ो का वो करती है। इसकी सफलता क्या मिलती है? हमें सफलता मिलती है कि आयात जो है केवल 1/3 ही रह गया। नशीले पदार्थों का वो सिगरेट का जो आयात था वो 1/6 हो गया। 14 से अधिक फैक्ट्री बंद हो गई। सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हो गया। ये सब हमारी उपलब्धियां है जो कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से मिलती है। उसके बाद हम जल्दी से बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। मैंने आपको जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया था तो बताया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन जाते हैं, जहां पर वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय 1931, 1932 और 1933। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। कहाँ चला? लंदन में। उद्घाटन जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया। और इसी तरह इसमें 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर महात्मा गांधी जी गए थे। महात्मा गांधी जी किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म को लेकर नहीं गए थे। वो स्वराज की बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर स्वराज की बात नहीं की। वो कर नहीं पाए थे वहां पे। जी बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल विदेशी सामान खरीदना बंद करो, स्वदेशी अपनाओ। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं आपको बता रही हूँ दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरह वहां पर हुआ क्या था? जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सभी धर्मों ने अपनी अपनी ज्ञान सिंह चंदेला जी, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? लता जी मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था। और यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे ना, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप उनका देखेंगे 1918 तक का। आज मैंने शुरू किया है 1919 तक, 1919 से। और देखते हैं कहाँ तक हम लोग साथ रह पाते हैं। अभी बाकी बचा हुआ कल पढ़ेंगे। तो मैं बता रही थी आपको राजनीतिक गुरु उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना। मैं बता रही थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो सभी धर्म जो है, मुस्लिम अपने में लगा हुआ था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसी प्रकार जो मुस्लिम थे उसमें जो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अपने लेवल से किया था, लेकिन गांधी जी अकेले पड़ गए। उन्होंने फिर भी कोई बात नहीं, इरविन को पता था गांधी जी की ताकत के बारे में। वायसराय थे उस समय के, उनको पता था गांधी जी की ताकत के बारे में। तो उनको क्या हुआ, उन्होंने उनको रिहा कर दिया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया जेल से। जेल कब हुई थी इनको? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 को जेल हुई थी। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इनको 26 जनवरी 1930 को रिहा
कर दिया गया। उसके बाद इरविन गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और बात करते हैं। कब बात करते हैं, ये बैठक कब होती है, ये होती है 5 मार्च को। कुछ बातें गांधी जी कहेंगे, कुछ बातें इरविन कहेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या बोला इरविन ने? बोला कि जो आप लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है, इसको बंद कर दो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लेना अनिवार्य है। आपको जो विदेशी सामानों का बहिष्कार है वो नहीं करना है। और गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं ये आंदोलन जो है इसको छोड़ दूंगा, मैं विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं करूंगा, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है हमारे जो आप लोगों ने क्रांतिकारियों को बंदी बना के रखा है, इनको रिहा कर दो। और हाँ, इसी आंदोलन के दौरान जो हमारे भारतीय थे जिन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया, उनको नौकरियों पे वापस लगा दो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नमक बनाने की छूट जो है वो भारतीयों को दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जो ये बात थी, लेकिन ये सारी बातें तो महात्मा गांधी जी द्वारा बोली गई। महात्मा गांधी जी ने स्वराज की बात नहीं करी, इरविन जी से महात्मा गांधी ने स्वराज की बात नहीं करी, ना ही बात करी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को जो फांसी मिलने वाली थी उस बारे में भी गांधी जी ने कोई चर्चा नहीं करी। हम 5 मार्च की बात कर रहे हैं। 5 मार्च को जो है ये गांधी और इरविन जी की बैठक हो रही होती है। ना तो स्वराज की कोई बात हुई, ना भगत सिंह, राजगुरु और जो सहदेव थे इनको फांसी मिलने वाली थी 24 तारीख को, लेकिन मिली कब? 23 तारीख को। तो 24 तारीख के बारे में गांधी जी को क्या नहीं पता था कि हमारे इन महान क्रांतिकारियों को फांसी होने वाली है? मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि उनको इस बात के बारे में बिल्कुल पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं उनके बारे में बोला, उनका पक्ष क्यों नहीं रखा। तो इससे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा, उन्होंने भी इस विषय पर गांधी जी का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस विषय पर विरोध किया कि आपने स्वराज तो कहीं बोला ही नहीं, क्या आप भूल गए? तो अब उनको ही पता, वो तो क्यों भूल गए, क्यों नहीं लिखा, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। हमारे महान क्रांतिकारी जो थे वो हमसे दूर चले गए। हो सकता है कि हमारे लिए वो और भी बहुत कुछ करते, लेकिन फिर भी हम सभी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। हम आगे बात करते हैं। फिर क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। जो नेहरू जी है वो विरोध करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी विरोध करते हैं। जो टैगोर जी होते हैं, टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था, ठीक है। और राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता। तो उसके बाद आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इरविन समझौता हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी ठीक है भाई, हम एग्री कर ली, सारी चीजें समझौता हो गया। उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ होता है, 1 दिसंबर 1931 तक 1931 तक वो प्रारंभ होता है। उसके बाद हम इसमें जो है महिलाओं की भी भागीदारी होती है। महिलाएं कौन कौन होती है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है? कई बार ये सवाल आता है। तो एनी बेसेंट, मीराबेन और सरोजिनी नायडू जी, ये 3 महिलाएं ऐसे होती है जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में होता है, इसमें भाग लेती है। और इसमें करने के लिए कौन आते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। अच्छा, जब हमने 1931 के गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखा तो हमने देखा कि तत्कालीन वायसराय कौन थे? इरविन थे। इरविन समझौता तभी हुआ, लेकिन अब जो है वायसराय बदल चुके हैं। वायसराय आए हैं वेलिस्टन। कौन आए हैं? वेलिस्टन वायसराय आए हैं। ये तो भाई इरविन से भी बहुत ही खतरनाक थे। इरविन तो फिर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे भारतीयों के लिए, लेकिन जो वेलिस्टन था ये कहता था फूट डालो राज करो। अब हुआ क्या? जैसे कि हमें पता है कि जो मुस्लिम थे उन लोगों को 1909 में ही अलग जो विधान परिषद की जो सीट्स होती हैं उनको अलग मिल गई थी। लेकिन अब जो अंबेडकर जी थे, जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? भीमराव अंबेडकर जी को जब वेलिस्टन ने देखा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय है, भारतीयों में दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिनके साथ दुराचार होता है, तो क्यों ना उनको
अपने हत्थे में ले लिया जाए और इनको आपस में ही धर्म जाति के नाम पर लड़वाया जाए, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया जाए। तो ये वेरिस्टन जो कि तत्कालीन वायसराय था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इस तरीके से कहता है। तो ये सभी जो है मुस्लिम लीग, ईसाई लीग और दलित, इन सबको एक कर देता है। इन सबको एक करने के बाद ये तीनों मिल जाते हैं, ये तीनों संघ हो जाते हैं और फिर ये गांधी जी का लंदन में ही विरोध करते हैं, जिससे नाराज होकर गांधी जी कहाँ आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। अब किसी एक बंदे का सब जने विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार तो थी साथ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को सर झुकाकर वहां से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वो भारत वापस आए। भारत में लोग उनके सम्मान में खड़े थे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जी को जेल हो जाती है। हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे उन पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है, लगातार अत्याचार किया जाता है। और फिर होता क्या, गांधी जी आते हैं, गांधी जी को बड़े सम्मान से बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी आते ही कहते हैं मैं वापस तो आ गया। क्या कहते हैं, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश का बट्टा नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया, देश का बट्टा नहीं होने दिया, देश को बर्बाद नहीं होने दिया, मैं लौटकर खाली हाथ आया हूं। उन्होंने आते ही इस चीज को क्लियर कर दिया। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि उनके पीछे से इस तरह क्रांतिकारी नेताओं को, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है धमकी दी गई ब्रिटिश सरकार को, और धमकी देने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अधि आदेश पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इसी दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी बताया। क्या बताया, कांग्रेस को गैर कानूनी बताया, अवैध बताया। अब हम बात करेंगे 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल की। क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना की गई थी। अब गांधी जी ने क्या कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और हरिजनों के लिए काम करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों का विषय रखा था, वो बिल्कुल उनसे हम नकार नहीं सकते थे, वो विषय बिल्कुल सही था। गांधी जी ने सोचा कि हम अंबेडकर जी को भी मना नहीं कर सकते, तो जब जेल में रहते हैं, मैंने आपको बताया कि धमकी देने के कारण जेल हो गई। गांधी जी जब जेल में थे, जी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल 1924 में उन्होंने अध्यक्षता करी बेलगांव कर्नाटक में। ज्ञान सिंह जी बिल्कुल बेलगांव कर्नाटक में उन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। बिल्कुल ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे किस बारे में, मैं आपको बात कर रही थी, जब वो जेल में होते हैं तो वो आमरण अनशन करते हैं, और आमरण अनशन पे जो कुछ लोग होते हैं, जैसे जो 3-4 लोगों के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के पास जाया जाता है, जैसे कि मदन मोहन मालवीय जी, पुरुषोत्तम राय जी, राजेंद्र प्रसाद जी और राम गोपाल जी। इन सबके साथ में वो भीमराव अंबेडकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी यदि आपने इस बात को नहीं माना तो डॉक्टर अंबेडकर जी इतना बड़ा बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहते थे कि जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना जी जान लगा रहा है उसके साथ में इस तरह करो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के अंतर्गत विधानसभा में दलितों को सीटें आरक्षित कर दी जाती है, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी काम हो जाता है और गांधी जी का आमरण अनशन भी टूट जाता है। उसके बाद होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब से कब 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 में, जिसको असफल सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान ना तो वहां पर कांग्रेस से कोई शामिल हुआ था, ना वहां पर मुस्लिम से कोई शामिल हुआ था, ना किसी और संप्रदाय से कोई शामिल हुआ था, तो इसीलिए उसको फेल कहा जाता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन को। तो ठीक है, आज हम यहाँ तक बातचीत करेंगे। अब मैं आपसे बातचीत करूंगी 1935 के बारे में। कल 1935 क्या आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। 1924 में क्या हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था कि उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1929 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। बिल्कुल, तो टाइम काफी हो चुका है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमें वीडियो को यहीं स्टॉप करना होगा। और कल जहां तक मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो महात्मा गांधी चैप्टर है वो क्लोज हो जाए। और आपको भी यदि महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ विषय पता है तो आप मुझसे और मेरे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके, शेयर करके आप जो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत।